आदाब, मैं राशिद अयाज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज अ, पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जाहिद ताज अली साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है। जाहिद ताज अली साहब का काफी राजनीति में काफी एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जाहिद ताज साहब, आप अपने जी बचपन और शिक्षा के बारे में बताएं। क्या आपके परिवार में किसी ने आपके कानून और सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया है? देखिए, जहां तक बचपन की बात है तो मैं जिला गाजियाबाद में एक शहर है मोदी नगर, जी। वहां मैं पैदा हुआ था। मेरे वालिद मोहतरम वहां पर जो है मोदी कपड़ा मिल में जॉबर थे। वहीं से मैंने अपनी जो है प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है मोदी नगर से ही। और इसमें मैं एक बात बड़ी जोड़ना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि 92 का जब दंगा हुआ था बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, तो हम उस दंगे के विक्टिम रहे हैं। 1992 के दंगे के हम विक्टिम रहे, हमारी फैमिली विक्टिम रही है उसकी। उसी जी। वजह से हमें मोदी नगर को जो है मोदी नगर को छोड़ के वहां से हिजरत करनी पड़ी और हम अपने जो है पुस्तैनी गांव जो जिला मेरठ में पड़ता है, जिसका नाम है रावा मोहम्मदपुर, एक सिवाल खास विधानसभा है, उसी में हमारा बिल्कुल उसमें ही पड़ता है। मेरठ से लगभग 13 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। जी। फिर बाकी की शिक्षा मैंने मेरठ से ली, वहीं मैं पढ़ा। तो जहां तक प्रेरणा की बात है तो मेरे वालिद जो है वो मजदूर आंदोलन में सक्रिय उन्होंने भूमिका निभाई है। मोदी नगर चूंकि कपड़ा मिल इंडस्ट्री एरिया रहा है मोदी नगर, तो उन्होंने काफी सक्रिय भूमिका मजदूर आंदोलन में निभाई। और वो एटक से भी जुड़े रहे हैं, जो एक मजदूर संगठन था अपने टाइम का बड़ा फेमस। तो उनसे हमने ये चीजें बचपन में सीखी हैं कि भाई किसी के लिए लड़ना, मजलूम के लिए लड़ना, जो आप किसी की अगर मदद कर सकते हो, किसी के लिए बेहतर के लिए कर सकते हो, बोलने से, लड़ने से, पैसे से, उसकी पैरवी से, तो वो बहुत ही मतलब एक तरह से सुन्नत रसूल तो है ही, लेकिन साथ के साथ क्या है कि आत्म संतुष्टि का सबसे बड़ा जरिया भी वही है। बिल्कुल। तो हमने अपने वालिद मोहतरम से यही बात सीखी। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैं एक छात्र संगठन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, एसएफआई, बड़ा फेमस है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उससे मैं जुड़ा अपने जो है स्नातक शिक्षा के दौरान। वहां पर हमने चीजों को बारीकी से जाना। तो लेकिन उसमें एक बुनियादी चीज क्या होती है वामपंथी आंदोलन में, कि वामपंथी आंदोलन जो है वो क्लासिफिकेशन की लड़ाई लड़ता है, वर्ग की लड़ाई लड़ता है, अमीर गरीब होता है उसमें। उसमें जो है शोषक और शोषित की डेफिनेशन है, अमीर और गरीब की डेफिनेशन है, यानी कि चीजें जो हैं क्लास के हिसाब से क्लासिफाइड की गई हैं, वर्ग के हिसाब से। लेकिन इन चीजों में क्या है कि इनमें जाति और संप्रदाय कहीं रह जाता है, पीछे छूट जाता है। जब आप क्लासिफाइड वर्ग क्लास की ये लड़ाई लड़ते हैं, यानी केवल शोषक और शोषित के तौर पे किसी चीज को देखते हैं, तो उसमें क्या है कि बुनियादी चीजें छूट जाती हैं। ये कम्युनिस्ट आंदोलन का मेरा मानना यह है कि कम्युनिस्ट आंदोलन की या वामपंथी आंदोलन की, कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी कमी मेरे हिसाब से ये रही है कि उसने जो है जिस तरह से वर्ग को आगे बढ़ा करके लड़ाई लड़ी है, यही सबसे बड़ा कमी रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ये किसी और देश में अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत में जिस तरह से डाइवर्सिटी है, मतलब इतनी बोलियां हैं, इतना समाज है, इतनी चीजें हैं, तो वहां से हमने खैर रहा मैं बहुत दिन। फिर मैं उसकी मैन पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में भी काफी दिन रहा। उसके जी। बाद मैं वामसेप आंदोलन से जुड़ा, बहुजन आंदोलन से, वामसेप के बहुजन आंदोलन से जुड़ा, और उसमें मैंने काफी काम किया। और 2013 में जब उन्होंने एक अपनी राजनीतिक इकाई बनाई, बहुजन मुक्ति पार्टी, आपने काफी सुना होगा, उत्तर प्रदेश में काफी काम किया है बहुजन मुक्ति पार्टी ने, उसकी युवा शाखा का मैं पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो पहला अध्यक्ष मैं बना, और उसके माननीय वामन मेश्राम साहब की जो वामसेप है उनका ही राजनीतिक विंग था, उसका मैं पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष था 2013। इसमें क्या है कि उसमें 2-3 साल मैंने काफी काम किया, लेकिन अचानक से कुछ पारिवारिक ऐसी दिक्कत आई, सामाजिक कोई ऐसा समस्या आ गई कि मुझे जो है उसको अपने राजनीतिक जीवन से विराम लेना पड़ा।
और उसके बाद जब मैं दोबारा सक्रिय हुआ, अपनी पढ़ाई भी मेरी तब तक मतलब पढ़ाई तो मेरी काफी पहले पूरी हो गई थी। मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से जो है एमए सोशियोलॉजी किया है और मेरठ यूनिवर्सिटी से ही मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है। तो तब मैं कुछ बिजनौर, जिला बिजनौर है हमारे पास में ही, वहां के कुछ पसमानदा आंदोलन से जुड़े साथियों के संपर्क में आया। और पहली बार पसमानदा वर्ड भी आपको जान के हैरानी होगी कि मुझे जो है लग 2014 के बाद पता चला कि पसमानदा एक टर्म है जो आज की डेट में मतलब काफी गुना, मतलब पहली बार जो मेरा एनकाउंटर पसमानदा से हुआ उन साथियों के जरिए हुआ कि पसमानदा वर्ड से जो मेरा एनकाउंटर हुआ, आमना सामना जो हुआ, उसमें जी, मुख्य रूप से उसमें मुख्य रूप से समीम अंसारी साहब है, बहुत बड़ा नाम है पसमानदा आंदोलन का, समीम अंसारी महाज से जुड़े हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। और देखिए अच्छा, कमाल की बात ये है जी, जी कुछ उनका भी कह रहे थे इंटरव्यू आप? आपसे पहले हाँ, इंटरव्यू हाँ, हो हाँ। चुका जी, जी, है। जी, जी, जी। तो तब एक पसमानदा फ्रंट नाम से वो संगठन चल रहा था, उसके मुझसे पहले उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, शायद वो भी वकील थे, वो उसको चला रहे थे और समीम अंसारी साहब, यूसुफ अंसारी साहब उसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उसमें थे। तो जब मैं इन लोगों के संपर्क में आया, जब मैंने चीज़ों को देखा, मैंने बताया कि मैं पश्चिम बंगाल दौरे से मुझे पसमानदा का थोड़ा एहसास हुआ, लेकिन असली जो मैंने पसमानदा के बारे में सारी चीज़ें सीखी, वो वो जो है पसमानदा आंदोलन के जरिए जो सीखी, वो सीखी पसमानदा फ्रंट और इन लोगों के संपर्क में आने से ही। तो मैं ये बता रहा था कि उस पसमानदा फ्रंट का मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया 2014 में, जी, और राष्ट्रीय महासचिव उसके समीम अंसारी साहब थे, जो आजकल महाज से जुड़े हैं, वो उसके राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था पसमानदा फ्रंट का। हम लोगों ने बहुत काम किया, यूसुफ भाई और आपका अनीस कुरैशी साहब और रियाजुद्दीन सैफी साहब, मतलब बहुत लोग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े काफी लोग हमारे साथ उसमें सक्रिय तौर पे हमने भूमिका निभाई। और पहली बार, चूंकि मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां सारी पसमानदा बिरादरियां हैं, मतलब हमारे गांव में, जिस गांव के हम हैं, क्योंकि शहर में तो हमारा कभी आमना सामना इसमें हुआ नहीं, चूंकि ज्यादातर जो है गैर मुस्लिम इलाके में हमारा घर था, मोदी नगर में, तो वहां भी हमें 12-13 साल की उम्र तक पसमानदा आंदोलन का कुछ नहीं पता चला। वो अलग चीज है कि कम्युनिटी वाली एनिमिटी थी वहां पे, बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, गर्म था। लेकिन जब हम गांव आए थे, चूंकि गांव में सभी पसमानदा बिरादरियां थी, हमारे में कोई भी असराब बिरादरी है नहीं, कोई भी सिंगल घर किसी असराब बिरादरी का नहीं है हमारे गाँव में, तो वहां भी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, चूंकि सभी पसमानदा थे। तो जातिगत तो एक दूसरे पर टिप्पणी कर सकते थे कि भाई तुम लोहार हो, कोई तेली है, कोई दर्जी है, लेकिन वैसे कोई सामंतवाद नहीं था किसी भी तरह का, किसी भी तरह की सुपरमेसी किसी की नहीं थी। लेकिन हमारे ही गांव के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम राजपूतों का दबदबा है। मुस्लिम राजपूतों के गांव हैं, वो ज्यादातर किसान जाति यहाँ है, जो हिंदू कम्युनिटी से कन्वर्ट होकर आए हैं, तो काफी वो खेती हर हैं, उनके पास खेती बहुत है। उन्हीं गांवों में जो रहने वाले पसमानदा, मतलब बिरादरी के, ओबीसी बिरादरी के या दलित समुदाय से जिन्होंने कन्वर्ट किया है खुद को मुस्लिम में, उन जातियों का शोषण जब हमने पसमानदा जुड़े मामले में देखा, तो हमने देखा कि जिस प्रकार से हिंदू वर्ण व्यवस्था में नीच की नजर से देखा जाता है, जातीय सूचक शब्दों के हिसाब से उनको जलील किया जाता है, शादी को लेके, ब्याह को लेके, यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं कि 2015 यानी कि 21वीं शताब्दी के 15 साल गुजर जाने के बाद भी, यानी 21वीं शताब्दी के 15 साल गुजर गए, मैं 2015 की आपको बात बता रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी के 15 साल गुजर जाने के बाद भी गांव में नटपुरा उसका नाम है, हमारे यहाँ मेरठ के पास है, तहसील सरथरा में पड़ता है, नटपुरा उसका गांव है। उसमें ज्यादातर जो मुस्लिम आबादी है वो नटों की है, मुस्लिम नटों की, जो करतब दिखाते हैं रियाज साहब, आपने देखा होगा, ज्यादातर जो करतब दिखाते थे गांव गांव जाके, बल्ली पे हाँ, रस्सी हाँ। पे चल के दिखाते हैं छल, वो तो उनका खानदानी काम, खानदानी पेशा ये है। तो वो लोग जब मुस्लिम राजपूतों के, यानी रांगड़ जिनको बोलते हैं, उनके गांवों में जाते थे, तो उनको बहुत अछूत नजरिए देखा जाता, उनको दरवाजे पे बैठा के खाना खिलाया जाता था, अपने घर में भी नहीं, मतलब घुसा के नहीं उनको, जबकि वो गांव वहीं का है। तो मुझे लगा कि यार ये वाकई जो लोग, या जो आंदोलन चल रहा है, या जो चीजें हम सुनते आए हैं, अली अनवर साहब की फिर मैंने बुक पढ़ी, मतलब जी, मसावात की जंग, तो मैं उसमें लगा कि वाकई यार अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी क्या है, देखिए क्या है रियाज साहब, धर्म बदलना बड़ा आसान है, लेकिन जाति बदलना आसान नहीं है। जाति तो बदल ही नहीं सकता आदमी, वो तो बर्थ टू डेथ चलती है जाति तो। धर्म तो ये है कि आप आज मुस्लिम है, कल क्रिश्चियन बन जाइए। हिंदू बनाने के लिए तो बाकायदा आजकल कैंपेन चल रहे हैं। अच्छा, तो उसका किसी भी है तो धर्म बदलना बहुत आसान है, लेकिन जाति तो बदली ही नहीं जा सकती।
किसी भी कीमत पे। जहां आपको अल्लाह ने पैदा कर दिया, जहां आप पैदा हो गए, बस वो आपका हो गया। ये तो आपका जो है लॉटरी सिस्टम है, कौन कहाँ पैदा हो रहा है। सीधा सीधा ये है कि कैसीनो में देखते होंगे ना आपने, वो गोला घूमता है, जिस भी नंबर पे आ जाए वही नंबर आपका लकी है। तो उसी तरह से तो इसको लेकर यार साहब हमने बहुत चीजों को समझा, सोचा। लेकिन एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि पसमानदा बिरादरी में जो, चूंकि मैं अपने गांव में था तो हमारे यहाँ सब खेती, ज्यादातर मजदूर तबका लोग थे। लेकिन जहां पसमानदा बिरादरियां मजबूत हैं, गांव चाहे वो किसी गांव के हों चाहे शहरी तौर पर आ गए हों, और या एक एक वर्ड होता है, टर्म होता है अंग्रेजी में, जिसे बोलते हैं मैजिटोरियन डोमिनेंसी, यानी कि जो है बहुलतावाद का आधिपत्य, यानी कि बहुसंख्यकवाद का आधिपत्य। चाहे वो क्लेन का हो, चाहे कलर का हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे कम्युनिटी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। कलर के नाम पे, क्लेन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, जिस तरह की, यानी वंश के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, जिस तरह से पसमानदा बिरादरियों में भी मैंने देखा है कि ऊंच नीच मानी जाती है, या यूं कह लीजिए ऊंच नीच, अछूत, अछूत शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कम से कम पसमानदा जातियों मैंने आपस में नहीं देखा। लेकिन जातिगत सुपरमेसी इनमें भी है, जहां पर किसी एक जाति का आधिपत्य होता है, या फिर आप कह लीजिए आर्थिक सामाजिक रूप से वो ज्यादा होती हैं, और अगर उनका संख्या बल भी ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं एक असराफवाद का रूप ले लेती, एक असराफवाद का उनका रूप आ जाता है। वो चीजें भी मैंने महसूस की। तो सबसे बड़ी जरूरी क्या थी पसमानदा आंदोलन की, जो मैं समझता था उस दौर में, कि जब तक रोटी बेटी का साथ पसमानदा जातियों में नहीं होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। रोटी बेटी ही सबसे बड़ा उपाय है पसमानदा में जातिगत चीजों को सुधारने का। पिता चूंकि साहब, मैं आप जी, कोई ऐसी घटना बताया है जिसने आपको प्रेरित किया हो पसमानदा आंदोलन से जुड़ने के लिए? हाँ, मैं यही आपको बता रहा था कि जो नटपुरा गांव है, मैंने आपको बताया नटो वाला जो मैटर मैंने देखा। मेरे कुछ साथी हैं रांगड़ बिरादरी में थे, मैं उनके घर गया एक बार किसी काम से, तो मुस्लिम नट वहां पर जो है वो करने आए थे तमाशा वगैरह। तो उन्होंने उनको खाना भी बाहर दिया, उनको नीच की नजर से देखा कि ये भाई ये नीच लोग हैं, ये नीच लोग हैं, और बाकायदा, जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, बाकायदा मुसलमान हुए, उन्हें सदियों हो गई हैं, उनके पुरखे मुसलमान हो गए थे सदियों पहले। वो हिंदू नट जातियों से कन्वर्ट है वो मुसलमान, लेकिन वो उन्हें आज भी वो इज्जत नहीं दी गई। उनके अंदर वही राजपूत, हिंदू राजपूत वाला ही उनके अंदर जो है, वो मुस्लिम राजपूतों में भी वही पूरा का पूरा डीएनए, उस तरह की उनकी मेंटेलिटी, उस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी। तो इससे मुझे बड़ा जो है अजीब लगा। वहां से पहली बार मुझको क्लिक किया कि नहीं, इस पर काम होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में तो मैंने हलाल खोरों से, जो भंगी होते हैं मुसलमान भंगी, उनसे भी मैंने मुलाकात की थी पश्चिम बंगाल दौरे पर जब मैं गया था आसनसोल। तब मेरा दिल जो है काफी जो है इससे जुड़ गया था मुद्दे से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान भंगी है उनको बिल्कुल ऐसे टीच किया जाता था, बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हिंदू वर्ण व्यवस्था में यहाँ के अछूतों को किया जाता है। वही हाल वहां पर मैंने देखा। तो मुझे लगा कि भले ही मुसलमानों के, मतलब हिंदुओं के बड़े तबके ने कन्वर्जन के दौरान अपनी जाति, वो सॉरी अपना धर्म बदल लिया हो, लेकिन जातिगत जो वहां की भ्रांतियां हैं, जातिगत धारणाएं, जातिगत गलतियां, जातिगत जो कुरीतियां हैं, वो साथ हैं, आज भी साथ वो लेके आए। तो मेरा मानना यह है कि पसमानदा आंदोलन सिर्फ अशराफवाद के जो वो है उसके खिलाफ, किसी विशेष जातियों के खिलाफ तो जो है वो उसके हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है जागरूक करने की, वो की जा रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा काम पसमानदा जातियों के बीच होने की जरूरत है। पसमानदा जातियों में आपस में जो है एक जो है समावेशी डिस्कोर्स की जरूरत है, एक ऐसा डिस्कोर्स, एक ऐसा विमर्श की जरूरत है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आपने अशरफ अली थानवी की एक जो किताब है बहिश्ती जेवर, उसमें एक जगह जिक्र है कि भाई शेख सैयद मुगल पठानों के बाद कोई बिरादरी अगर ठीक है तो उसमें दर्जी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा उसका वो। तो उसमें लिखा है कि शेख सैयद मुगल पठान के बाद तो इसी आंदोलन से उनको शिक्षित करने की जरूरत है, पसमानदा आंदोलन से। और इसका जो मेन इलाज है मैं आपको बता दूं, जब किसी का मामा
अंसारी होगा, किसी की खाला कुरैशी होगी, किसी की जो है ससुराल नटों में होगी, किसी का बेटा, एक बेटा जो है वो आपका दर्जियों में बिहाया जाएगा, एक बेटा आपका तेलियों में होगा, एक बेटी आपकी मंसूरियों में होगी, तो बिरादरी अपने आप खत्म हो जाएगी। पसमानदा आंदोलन से जुड़ा मैटर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो रोटी का साथ तो हमारा है, लेकिन बेटी का नहीं है। जब बेटी का होगा, जाति को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका, पसमानदा आंदोलन में सबसे बड़ा सुधार यदि हो सकता है तो वो तब हो सकता है जब हम इंटरकास्ट जातियों को बढ़ावा दें। ये मेरा अब तक का लब्बो लुबाब है पसमानदा आंदोलन से जुड़े। बाकी आप कितने सेमिनार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आप अपनी चीजों को भेज तो रहे हैं आगे। आप एक ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसकी कोई डिग्री नहीं है, जिसकी कोई डिग्री नहीं मिलती है, जिसका कोई प्लेसमेंट नहीं है। आपका मतलब पसमानदा आंदोलन एक ऐसा कोर्स है जिसकी कोई डिग्री नहीं मिलती है। यदि रोटी बेटी का साथ ना हो, रोटी बेटी के रिश्ते नहीं जुड़ेंगे तो कोई डिग्री इसमें हासिल नहीं होगी। केवल और केवल ट्यूशन और कोचिंग ही चलती रहेगी हमेशा। तो इस पर सबसे ज्यादा काम करनी जरूरत है। और इस पर पहल कौन करेंगे? इस पर पहल सबसे पहले उन्हें करने की जरूरत है जो पसमानदा आंदोलन के अगवा हैं, चाहे पहले रहे हो चाहे मौजूदा दौर के हों अगवा हैं। उनको आगे बढ़ के इसमें जो है चीजों करना पड़े। अब वो पसमानदा आंदोलन में तो बात पसमानदा की करते हैं, लेकिन जब बात आती है जातिगत चीजों की तो वो जाति को वाकई आगे रखते हैं। और जब जाति को आगे रखते हैं, चाहे रिश्ते का मामला हो, वो कहते हैं जी अपने में ही कर लें अपनी। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको वकील, ये मैं बहैसियत वकील आपको एक चीज बता रहा हूं बड़ी गहरी। जी इंटर कास्ट मैरिज और सेम कास्ट मैरिज में जो तलाक का जो मामला है, आपको जान के हैरानी होगी कि इंटर कास्ट मैरिज में जहां तलाक का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है सेम कास्ट मैरिज के मुकाबले। आपको जान के हैरानी होगी बहुत ज्यादा। जी, ये अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इंटर कास्ट मैरिज का तलाक का आंकड़ा और सेम कास्ट मैरिज, यानी अपनी बिरादरी में शादी करना और किसी गैर बिरादरी में शादी करने में, जब आप करते हैं तो सेम कास्ट में आप हम जिन बिरादरी से आते हैं, अगर आप और हम नजर डालेंगे तो हो सकता है हमारे रिश्तेदारों में 10-20 केस तो अभी चल रहे हो, 10-20 केस लड़ाई के, झगड़ों के, पति पत्नी के न्यायालय में चल रहे हैं। लेकिन इंटरकास्ट में ऐसा नहीं। उसकी वजह जो है, वो सबसे बड़ी वजह क्या है कि जब दो लोग अलग अलग कल्चर से जुड़ते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं और उसको निभाने की या उसकी चीजें करते हैं। लोग करते क्या है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज का एक केस सेम कास्ट मैरिज पे थोपते हैं। देखिए, अपवाद जो है वो उदाहरण नहीं हो सकता, एक्सेप्शन नॉट ए एग्जाम्पल, नेवर एवर। कभी भी अपवाद, यानी किसी आदमी ने, अब जाहिद नाम के आदमी ने अगर कहीं जेब काट ली तो ये कैसे तय होगा कि जाहिद नाम का जो वकील है वो भी जेब काटता है? आप कैसे कह देंगे इसे? समझ रहे हैं ना चीजों को? तो वो तो अपवाद हुआ ना। राशिद नाम के आदमी ने अगर कोई बुरा काम कर दिया तो राशिद अयाज कैसे बुरे हो गए? तो वो, चूंकि किसी राशिद ने वो काम किया, ये अपवाद है। लेकिन बहुत सारे राशिद नहीं करते उस काम को, तो अपवाद जो है कभी भी उदाहरण नहीं हो सकता। यानी किसी एक चीज का आप उदाहरण उठा के सारी चीजें उस पर नहीं थोप सकते किसी भी चीज पे। तो ये बेसिक चीजें हैं। आजकल क्या है, अच्छा, जहां तक राजनीतिक चीजों की बातें हैं, राजनीतिक पसमानदा आंदोलन में देखिए क्या 3-4 चीजों का है। जहां तक शिक्षा की बात है, मैं मानता हूं इंडिविजुअल तौर पर हर माँ बाप आज की डेट में, चाहे आप भी पिता हो या शादीशुदा होंगे, माशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और बच्चों के पिता होंगे, तो हम इसके लिए आजकल क्या है, ये तो सेल्फ कंसेंट से आ रही है, अंदर से आ रही है कि भाई हम पढ़े हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई अलग से आंदोलन की जरूरत है। तो शिक्षा पे आंदोलन की इतनी खास जरूरत नहीं है पसमानदा में राजनीतिक तौर पे भी इतनी आंदोलन की जरूरत नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसा है, आपके राजनीतिक रसूख हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं, राजनीतिक तौर पर पसमानदा को पीछे कैसे नहीं किया जा सकता। देखिए, जहां डोमिनेंस है, अभी आसू मलिक पसमानदा बिरादरी के, क्योंकि वहां पे पसमानदा बहुल क्षेत्र है। रफीक अंसारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, रफीक अंसारी पसमानदा बिरादरी के। इकरा हसन पसमानदा बिरादरी के, मुसलमान गुजर है। इकरा हसन सांसद जो है वो मुसलमान गुजर है और बड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है वहां पे। मुसलमान गुजर बहुत पिछड़ा वर्ग है वहां पे, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत मतलब गरीब तबका है। कुछ ही लोग हैं जो उसमें पैसे वाले हो गए हैं अब, लेकिन कैराना साइड में जो है बहुत गरीब तबका माना है। तो मेरा कहना यह है, ना राजनीतिक तौर पर ना शैक्षणिक तौर पर इस आंदोलन की थी। इस आंदोलन की सबसे ज्यादा जरूरत है सामाजिक तौर पर। इसको सामाजिक तौर पर बदलाव की जरूरत है इस आंदोलन में।
मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जब बेटी का रोटी का साथ हो जाता है तो वो जो रिश्ता है वो अल्लाह के रसूल ने जो रिश्ते कराए, अल्लाह के रसूल के टाइम, प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में जो कबीलों की रिश्तेदारियां जोड़ते थे, जो कहीं कहीं शादी का था, इसके पीछे सबसे बड़ा कंसेप्ट ये भी था, जिसको मौलवी नहीं बताते। सबसे बड़ा कंसेप्ट था इसके पीछे, अपनी जो है स्वीकारिता दर्ज करानी दूसरे कबीलों में, दूसरे कबीलों को अपनी, जब भी आपने किसी को अपनी बेटी दे दी और उनके उस कबीले ने आपके यहाँ किसी के यहाँ बेटी दे दी अपनी, किसी अलग कबीले वाले ने, उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ, तो उससे क्या होता था, उनकी ताकत, उनके रिश्ते, उनकी पावर, हर तरह की चीजें आपसे जुड़ जाती थी और आपकी उनसे जुड़ जाती थी। सबसे बड़ा चीज ये है भाई, अब किसी और कबीले में मेरी बहन है और उसके जो बच्चे हैं मैं उनका मामू हूं, तो किसी भी दौर पर मुझे जातिगत तौर पर हीन भावना से नहीं देख सकते, क्योंकि मैं उनका मामा हूं उस कबीले के। जैसे ही पसमानदा आंदोलन सामाजिक आंदोलन से जुड़ेगा, मैं बता रहा हूं राजनीतिक तौर पे भी इसकी हैसियत बढ़ेगी, और ये इंटरनेशनली बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर भले ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम जातिगत तौर पर करें, लेकिन अगर आप अरब लीग में जाएंगे या फिर आप पश्चिमी एशिया की बात करेंगे, तो उसमें कबीले के तौर पर ऊंच नीच है, कबीले के तौर पर ऊंच नीच है। शिया हजरात में आप जाएंगे तो वहां पे जाति के तौर पर ऊंच नीच है, वहां पे जो है बाकायदा साफे से पता चल जाता है कि कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है। तो इन सारी चीजों पर रियाज साहब बहुत काम करने की मैं समझता हूँ जरूरत है। और देखिए क्या है कि हमने इस पे काफी काम किया, मैं खुद एक पसमानदा बिरादरी से आता हूँ, जी तो बिल्कुल। हमारी तो दिली तमन्ना, और हमने इस आंदोलन के लिए बड़ा टाइम दिया है, इस आंदोलन के लिए अपना माल खर्च किया, अपना वक्त खर्च किया, अपनी जो है सलाहियत खर्च की। तो हमारी दिली तमन्ना है कि आंदोलन आगे बढ़े, इसमें पढ़े लिखे लोग आगे आए। लेकिन मैं फिर आपको एक बार इस बात पे मैं हमेशा जोर दे रहा हूं, और इसका यही सिर्फ एकमात्र इलाज है कि जब तक रोटी बेटी के रिश्ते पसमानदा बिरादरियों में आपस में नहीं होंगे सार्वजनिक तौर पर, तब तक कुछ नहीं होगा। एक्सेप्शन नहीं कि जी मैंने अपनी बेटी ब्याह दी उसके, तो वो तो ये हुआ ना, आपने अपनी बेटी ब्याह दी, क्या पता बेटी का और उस बंदे का या उसका आपस में हो, भाई बालिग है तो आपने मजबूरन वो शादी कर दी, तो आप मजबूरी में की गई किसी शादी को आप जो है उसका श्रेय लेके जो है समाज में बड़े नहीं बन सकते। अगर आपने एक बेटी ब्याह दी तो बच्चे आपके 6 हैं, 5 आपने सेम बिरादरी में ब्याहे हैं, तो एक का तो मतलब यही समझा जाए ना। तो हमारे पसमानदा आंदोलन जुड़े जितने भी अगवा हैं, उनकी बाकायदा मीटिंग्स हो, उसमें बाकायदा इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए, चाहे उसके लिए एक जो है ना कंबाइंड मैरिज ब्यूरो का सिस्टम खोला जाए, एक ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो। और मैं तो राशिद साहब आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, और अपने अब्दुल्ला मंसूर साहब से, बहुत एक्टिव हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत यंग चार्मिंग बंदे हैं, और उन्होंने इस पसमानदा आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में, एक बड़ा नाम करने में, पसमानदा आंदोलन को की टर्मिनोलॉजी को लोगों की जबान पे चढ़ाने में उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है। चाहे मसूद अहमद फलाई जी, काफी जी मेहनत कर रहे हैं आप पसमानदा आंदोलन के लिए। हाँ हाँ, बेशक बेशक, मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे जो इस तरह के यंगस्टर हैं उनको आगे लाने की जरूरत है, उनको भी। और चूंकि हम तो 40 प्लस हो गए, लेकिन अभी भी यंग ही कहने में हमें अपने को कोई दिक्कत है नहीं, वैसे भी यंग ही है माशाल्लाह से। तो हमें जो है आगे आगे जो है इन चीजों को करने की जरूरत है राशिद साहब। और जो पुराने लोग हैं उनका तजुर्बा लेते हुए, जैसे राशिद अंसारी साहब, वो सॉरी आपका समीम भाई हैं हमारे, समीम अंसारी साहब पसमानदा आंदोलन के लिए पूरी तरह से वक्फ बंदा है। पसमानदा आंदोलन के लिए उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो डेडिकेशन है पसमानदा के लिए, वो लाजवाब है। क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने बताया ना बतौर अध्यक्ष मैंने उनके साथ काम किया है, वो मेरे महामंत्री रहे हैं। अभी भी मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, बड़ा मैं उनका रिगार्ड करता हूं, लेकिन जिस तरह से वो चीजों को समझते हैं, तो ऐसे बहुत बड़े नाम हैं। आपके महज से भी जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महज से अलग भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है सबका कुछ ना कुछ इसमें योगदान है, सबका कुछ ना कुछ इसमें योगदान है। तो यही सब चीजें हैं राशिद भाई, जो चीजें मुझे शेयर करनी थी या कहनी थी आपके बीच। बाकी आपका कोई इसके अलावा कोई सवाल हो तो उसका भी मैं जवाब देने के लिए तैयार। बहुत सारी बातें हैं अभी, जैसे मोदी सरकार से पहले पसमानदा आंदोलन की स्थिति क्या थी, उस समय की चुनौतियां और अवसर क्या थे, इस पर अपनी बात रखें। देखिए है क्या, हर कालखंड का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक ओरा होता है, हर कालखंड का। मोदी सरकार यानी 2013 से पहले, सॉरी 14 से पहले, 2014 से पहले पोस्ट 2014 ये बदलाव जरूर आया है कि वो चीजें हटी हैं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पसमानदा वर्ड को अपने मुंह से बोल के 2-3 बार उन्होंने बाकायदा जो है इसे पब्लिक डोमेन में बोला है, तो चीजें गई,
इस पे बहसें शुरू हुई कि भाई पसमानदा क्या है। बाकायदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इस पे जो है कार्यक्रम किए, प्रोग्राम किए, प्राइम टाइम पे प्रोग्राम किए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें भी देखिए क्या है, राजनीति है तो राजनीतिक एजेंडा भी होगा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। कोई भी पार्टी हो अगर वो राजनीति कर रही है तो उसका राजनीतिक एजेंडा होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर वो किसी का राजनीतिक एजेंडा अगर मेरी सदियों की जो सामाजिक दिक्कतें हैं उनको दूर करता हो किसी का राजनीतिक एजेंडा, तो मैं उसको पूरा करने के लिए 100% तैयार हूं। मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई दो राय इसमें नहीं है। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार का कथन है कि उन पे किसी ने आरोप लगाया, बहुत लगाते थे कि भाई अंग्रेजी शासन में बाबा साहब ने उतना विरोध नहीं किया, अंग्रेजी शासन का उस तरह का नहीं किया। तो चूंकि आपदा में अवसर जो मोदी जी आजकल बोलते हैं वो बहुत पुराना वर्ड है। आपदा में अवसर ये है कि अंग्रेजी शासन काल यदि नहीं होता तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर को अपने लोगों की लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं होता। उसी तरह से मेरा कहना ये है कि धार्मिक तौर पर या धार्मिक मान्यताओं के तौर पर या उसके, अच्छा रही बात मुसलमानों के साथ दिक्कतों की, तो चाहे हाशिमपुरा हो, मलियाना हो, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, तब तो कांग्रेस सरकार का है। मैं तो बहुत ताजा उदाहरण देता हूं, इतना पुराना जाने की भी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के 2013 के दंगे, आप शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे नहीं गए, चूंकि मैं तो वहां का हूं, मैंने देखा। मैं कह रहा हूं कि मैंने 2002 का गुजरात दंगा अपनी आंखों से या उसकी वो नहीं देखी बाद की, लेकिन मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के दंगों का, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से रिलेटेड कुछ बागपत का एरिया जो थे, इतना भयावह था कि कोई आदमी उसको देख के याद कर लेता है तो मेरा दिल अभी भी हो जाता है कि लाखों लोग कैंपों में पड़े थे। तो वो तो फुल मेजोरिटी की सरकार थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 68 एमएलए थे उस टाइम। 2012 की असेंबली में मुसलमान 68 एमएलए थे मुसलमान, जिसमें से 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे और राज्य मंत्रियों की तो फौज थी पूरी की पूरी। उसके बावजूद 2013 का जो वो दंगा है वो इतना भयावह था और सेकुलर सरकार थी, अखिलेश यादव जी उसमें थे और माननीय मुलायम सिंह भी जब तो हयात थे। उसके बावजूद जो वहां पर हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, चीजें जो बदलती हैं वो डेडिकेशन से बदलती हैं। तो मोदी सरकार के आने के बाद पसमानदा बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आया, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको आगे बढ़ाने की भी हमें जरूरत है, ये मैं मानता जी हूं। बिल्कुल। जी। मौजूदा मोदी सरकार के दौरान पसमानदा आंदोलन में क्या बदलाव आए हैं? क्या सरकार की नीतियों ने आंदोलन को किसी तरह प्रभावित किया है? नहीं देखिए, नीतिगत जहां है, देखिए मोदी सरकार ने भी कोई स्पेसिफिक, तो देखिए कोई बात मतलब क्या है कि पसमानदा के लिए कोई स्पेसिफिक चीज अभी तक नहीं की है, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि जब आप मुझसे पूछ रहे हैं एक पसमानदा सिपाही के तौर पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मेरा जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर हमारे रहनुमा करें, जैसे एक पसमानदा बोर्ड, मेरी एक डिमांड थी कि पसमानदा बोर्ड के लिए प्रपोजल दिया जाए सेंटर की सरकार को कि पसमानदा बोर्ड बनाया जाए। पसमानदा बोर्ड का फायदा ये होगा, एक कम से कम भाजपा शासित राज्यों में, चलिए और राज्यों में नहीं है तो कम से कम भाजपा शासित राज्यों में जो जाति बनती है मुसलमानों की, कुछ जातियां तो ऐसी हैं वो बेचारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते क्योंकि वो इस तरह से हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक है नक्काल जाति, चुदासमा जाति, आपने नाम सुना चुदासमा, ये एक जाति का नाम है, मुसलमानों में एक जाति होती है चुदासमा जाति, नक्काल जाति। तो ये इस तरह की जाति है कि वो अपना प्रमाण पत्र बनाते हुए शर्माते हैं। तो मेरा कहना है कि एक मेमोरेंडम इस तरह का दिया जाए, सरकार इस तरह का जो है एक नोटिफिकेशन जारी करे कि कम से कम मुसलमानों की जो पिछड़ी जातियां हैं उनको पसमानदा के तौर पे, यानी कि पिछड़ों को पसमानदा के तौर पे उन्हें कम से कम अपनी जाति मेंशन ना करनी पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा मूव होगा अगर पसमानदा के नाम से हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए सबका, ओबीसी वालों का वेरिफिकेशन हो। देखिए कोई दर्जी जाति से है लेकिन वो है वकील, और वो किसी से पूछे जी आप किस जाति से हो, जी मैं दर्जी हूँ, चाहे उसने जिंदगी में कभी काज बटन भी ना जानता हो करना। धोबी जाति से वो हाई आईएएस ऑफिसर है लेकिन चाहे उसने जिंदगी में कपड़े ना धोए हो लेकिन वो आज भी धोबी है। तो जो पेशेवर जातियां हैं, इन पेशेवर जातियों की जो जाति है वो एक ठप्पे की तरह लगी हुई है। भाई कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई जज है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, उसके बावजूद भी कौन है कि वो धोबी का है, वो दर्जी का है, वो तेली का है। और आप इसके उलट अशराफ जातियों को देखें, अगर वो रिक्शा भी चला रहा तो वो कौन है, वो है जी मिर्जा असालत अली खान बेग, मिर्जा फिरासत अली खान बेग, सैयद नूरुतुल्ला
रिजवी। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको भी करने की जरूरत है। और जातिगत उस पे तो सरकार से जिस तरह से मोदी सरकार ने स्टैंड लिया था पसमानदा मुद्दे पे, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जैसे पसमानदा बोर्ड की बात हो, पसमानदा के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो, इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा तो हम कुछ अचीव कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जी जैसा कि हाल ही में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का पसमानदा समुदाय पर क्या असर पड़ा है, क्या असर पड़ सकता है? क्या आप इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड जो है वो बेसिकली यतीम और बेवाओं का बोर्ड है। वो बनाया इसलिए गया है भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जो हासिल होती है, जो चीजें हासिल होती है, जो पैसा आता है, जो भी वो किसके लिए है? वो यतीमों और बेवाओं का पैसा है। वो उन्हीं की, तो भाई कोई चीज हम वक्फ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? वो बेसहाराओं के लिए कर रहे हैं, यतीमों के लिए कर रहे हैं, बेवाओं के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन है क्या कि बिल्कुल प्री प्लान तरीके से इस पे जो है एक एलिट क्लास वर्ग ने मुसलमानों के कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है एलिट क्लास ने, उन्हीं का मतलब ये देखिए आपके दिल्ली की मैं आपको बात बता दूं, जहां पर 2 रुपए या मतलब सालाना की लीज ही जो है 10,000 रुपए है, उस स्कूल की, जिस स्कूल की जमीन की सालाना लीज 10,000 रुपए, उस स्कूल की एडमिशन में 10 लाख रुपए लगते हैं उस स्कूल में। और उसको जो है पसमानदा जो वक्फ बोर्ड है, पूरे देश में जितने वक्फ बोर्ड हैं उनके जितने कारकुन हैं ज्यादातर अशराफ वर्ग से आते हैं। ऐसी लीज का ऑक्शन हो वक्फ का, ताकि जब कंपटीशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वक्फ बोर्ड में आएगा। दिल्ली में जितनी साइटें हैं सारी प्राइम लोकेशन पे, जितनी प्रॉपर्टी है सारी वक्फ की हैं। उनमें जो है पोल्स पे जो एडवर्टाइज वाले पोल्स हैं जमीनों पे जो लगे हैं अलग अलग जगह, जैसे आप देखेंगे तो ये आपका लाल किला वाला रोड है, उस पे आप चले जाइए, मिंटो रोड की तरफ आप चले जाइए, यानी प्राइम लोकेशन दिल्ली की जितनी है उनकी जो जमीनें हैं, पोल्स जिन पे खड़े होते हैं, वो सारी फ्री में अलॉट कर रखी हैं। क्योंकि क्या क्या रहे हैं वक्फ में पैसा कैसे कमा रहे हैं? ये दो तरीके से वो कमाए रहे हैं कि एक नंबर में तो दिखाते हैं वक्फ को कि भाई इतने पे लीज गई है, और दूसरा उससे ऑफ द रिकॉर्ड अलग से पैसा तय कर लेते हैं उस बंदे से कि भाई आप अलग से हमें इतना किराया दीजिए इसका। तो वो जो पोल्स हैं मैं आपको बता रहा हूं, उसका किराया 1-1 लाख रुपए है, एक महीने के एड दिखाने का, उन पोल्स पे एड लगाने का 1-1 लाख रुपए है। बड़ी बड़ी कंपनियों का एड होता है, स्कूलों का एड होता है, कोचिंग सेंटर्स का एड होता है। और उनकी आप लीज देखेंगे तो लीज कितनी है? उसकी लीज है 1,500 रुपए साल, 2,000 रुपए साल। यानी कि जिससे वो 12 लाख रुपए साल कमा रहे हैं उसकी लीज दे रहे हैं 2,000 रुपए। तो वो जो पैसा है वो किसका खाया जा रहा है? वो पैसा यतीम और बेवाओं का। तो रिकॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो इसमें अपने आप ही सारी चीजें जो है खुल के आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो सामंतवाद है, ये जो पूरी तरह से अफसरशाही हावी है, ये हटेगी। और कुछ बिल जो है उनको आगे बढ़ाते हुए इस पर काम करते। तो रिकॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन मैंने महाज से जुड़े लोगों से कहा था, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने का डेलीगेशन जब गया होगा तो इंशाल्लाह इस पर जरूर उन्होंने लिखित में दिया होगा। जी बिल्कुल। एक अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप पसमानदा समुदाय के लिए कानूनी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए वैसे तो हमारा एक संगठन है हमारा, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा एक्टिव वकील हैं, 150-200 सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसमें क्या है, उसमें ये है कि हम जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिनकी कोई पैरवी नहीं कर सकता, उनकी पैरवी हम फ्री करते हैं, उनको फ्री लीगल एड देते हैं। वो ज्यादातर हमारा जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मैटर है। देखिए अभी जिला न्यायालयों में वो सुविधा है नहीं, यानी कि अगर किसी का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लखनऊ बेंच का, दिल्ली हाई कोर्ट का, हैदराबाद हाई कोर्ट का, अगर कोई भी स्टेट के हाई कोर्ट से रिलेटेड किसी का मैटर है, वो पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो उसको बिल्कुल फी सबीलिल्लाह हम पूरी मदद करते हैं और उतना ही ट्रीटमेंट देते हैं जितना एक जो है कोई प्रोफेशनल वकील बहुत मोटी फीस लेके करता है, हम उसको कर रहे हैं। तो आपके इसके माध्यम से भी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी से जो लोग इसको देखेंगे या जहां तक ये आपकी अप्रोच जाएगी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, ये 2 स्टेट हमारे सबसे मजबूत हैं संगठनिक तौर पर जस्टिस फाउंडेशन के। इससे रिलेटेड किसी को कोई भी दिक्कत हो उसके लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हाई कोर्ट तक ही जा पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है सुप्रीम कोर्ट जाके, जबकि 20% मामलों में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है हाई कोर्ट से हारे हुए लोगों को।
लेकिन वो वहीं हार स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस में हो चाहे सिविल केस में हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो पता चला कि आपका मकान भी बिक जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा जो है वहां पे एडवोकेसी है, बहुत महंगा लीगल सिस्टम है। लेकिन मैं आपके इसके माध्यम से कहता हूँ, मैं नंबर भी आपको पर्सनली भी दे दिया है, और मैं दे दूंगा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप लीगल हमारे जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े, चाहे वो सरकार की नीतियों से संबंधित मामला हो, चाहे वो, मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। किसी को अगर इस तरह की कोई दिक्कत है और पसमानदा है, उसकी प्रायोरिटी के लिए है, वो हमारे लिंक पे जाकर अपनी समस्याएं बता सकता है, और उसको जी, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्रिमिनल केस हो सिविल केस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एंटरटेन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी, उसमें उसका कोई पैसा उसका नहीं लगेगा, टोटल तो हमारी टीम उसको बियर करेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 500 से ज्यादा एक्टिव वकील और सोशल एक्टिविस्ट हमसे जुड़े हैं। तो अभी हम जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू, चूंकि मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है माइनॉरिटी विंग का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं और प्रवक्ता भी हूं। तो मैं ये जस्टिस फाउंडेशन से सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फाउंडेशन है नहीं, किसी भी तरह की ऐसी चीजें आप आगे बढ़ाइए, और जस्टिस फाउंडेशन से जो भी हमारे से जुड़ेगा उसको हमें लगेगा कि इसकी मदद बहुत जरूरी है। बस वो आदमी जैन मन हो, जैन मन से मतलब ये है कि वो वाकई ऐसा हो जो पैसे खर्च ना कर सकता, ऐसा कोई ना हो। उसका बाकायदा ये वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी कम से कम 2 लोगों की होगी, या हम देखेंगे कि भाई वो क्यों, क्योंकि देखिए क्या है ना, संगठन भी जो है सिस्टम से ही चलता है। तो उस तरह का यदि कोई इस तरह का आदमी है जो बियर करने में वो है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसका मैटर हो, वो फ्री पसमानदा महाज का एक एसोसिएट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जस्टिस फाउंडेशन उनकी फुल फ्लैश मदद करेगा। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम ठीक है। है सर। जी। जाहिद साहब, भविष्य में पसमानदा आंदोलन के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? आने वाले सालों में आप किन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि एक डेलीगेशन सभी बड़े नेताओं से मिले, सभी पार्टियों के नेताओं से मिले, जहां जहां जो पार्टी मजबूत है उनसे मिले। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन, जैसे कि मैंने बताया, चीजों को चढ़ाएंगे तो, लेकिन इसके साथ साथ पसमानदा आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हमारे बच्चे हैं पसमानदा हो गए, उन पे इतना पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत टैलेंटेड है, वो महंगी कोचिंग नहीं दे सकते, तो उसके लिए कोई कम से कम जिला स्तर पे छोटी मोटी कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ के किसी भी फील्ड में जाना चाहे वो जाए, क्योंकि कोचिंग इतनी महंगी आप सोच नहीं सकते। आपको मैं बता दूं, नीट की कोचिंग 50-50 लाख रुपए की है, दिल्ली के अंदर इतनी महंगी कोचिंग भी है जिसकी 50 लाख रुपए फीस है, नीट की कोचिंग की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लैट की कोचिंग होती है, क्लैट की कोचिंग 20-20 लाख 15-15 लाख की कोचिंग है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए जरूरी ये है कि हमारे पसमानदा से जुड़े उन जी, थोड़ा ग्लिच आ गया था। तो मेरा कहना था कोचिंग का हो, और वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जो है हम चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड में और आपका अल्पसंख्यक कल्याण में, इनके बोर्ड के मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा पसमानदा की भागीदारी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्यादा गरीब तबका है वो पसमानदा बिरादरियों में है, तो उनकी क्या, और पसमानदा बिरादरियों में भी क्लासिफिकेशन करके जो अति पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं मुसलमान, उनके लिए अलग से जो है एक लेआउट प्लान बनाने की जरूरत है। तो जैसे मैंने कोचिंग की बात की कि जिला स्तर पर कोचिंग की, लाइब्रेरी की, इनकी व्यवस्था की जाए, तो बाकायदा पसमानदा आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन सकता है और एक नजीर कायम कर सकता है, इंटरनेशनली कायम कर सकता है। ये मेरा सजेशन है कि जो भी राजनीतिक तौर पे है, पसमानदों में ऐसा नहीं कि पैसे वाले या व्यापारी लोग नहीं है, वो बहुत हैं, लेकिन वो शादी में, घरों में, इन चीजों में थोड़ा सा उलझे हुए हैं, क्योंकि उनको होता क्या है ना, जो बिरादरी का बंदा ना बहुत गरीब गुरबत से आता है, और उस पर जब पैसा आ जाता है तो उसका पहला काम शो ऑफ होता है, वो शो ऑफ में करोड़ों रुपए खर्च कर देता है कि लोग जाने, लोग देखें, मेरी शादी को देखें, मेरे बच्चों की शादी को देखें, मेरा घर देखें, मेरी गाड़ी देखें। तो ये सामाजिक आंदोलन से सुधार आएगा कि आप एक छोटा सा हिस्सा, अगर आप जो इस आंदोलन को दें, रिजर्वेशन, मतलब कोचिंग सेंटर जिला स्तर पर हो, लाइब्रेरी जिला स्तर पर हो, तो इससे बहुत बड़ा होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है, और इस्लामिक नजरिए से भी बहुत माशाल्लाह ये है। तो ये अगर हम लोग इस तरह से एक कलेक्टिव अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे इस आंदोलन को लेके जाएंगे।
जी, ठीक है बिल्कुल। साहब, तो ये बहुत जरूरी है। जी, जी। जी जाहिद साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने बातें रखी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह अपनी बातों को पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल पर अपनी बातों को रखते रहे। आपका बहुत-बहुत जी शुक्रिया। जी, जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं करूंगा, और जस्टिस फाउंडेशन की उसका लिंक मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, वो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। आपको जी, मैं भेजता बिल्कुल, हूँ। आप भेज देंगे। ठीक।